सारे वक्ताओं की मैं बात सुन रहा था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मुझे जहाँ तक ये समझ में आया कि ये जो संघर्ष, ये जो कार्य हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है वो समानता के लिए किया जा रहा है। हम लोगों को जाति के टुकड़ों में बांटा गया, इसलिए इस देश में सारी की सारी समस्या है। इसलिए साथियों, हम लोगों को इकट्ठा आना पड़ेगा। हम लोगों को एक दूसरे का सम्मान करके समानता इस देश में स्थापित क्यों करना पड़ेगा? ये प्रत्येक आदमी की जिम्मेदारी क्यों है? जब इस देश में भारत के संविधान को लिखा गया तो उस समय जो संविधान निर्माता थे उन लोगों के बीच में एक चर्चा हुई कि हम लोग पहले संविधान नहीं लिखेंगे। सबसे पहले ये तय होगा कि भारत के संविधान को हम लिख रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या होगा। पहले भारत के संविधान के उद्देश्य को हम लोग डिसाइड करेंगे। और साथियों, संविधान सभा में सबसे पहला बिल जो पेश हुआ उसका नाम था ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजुलेशन। और इस बिल पर संविधान सभा में लगभग 100 दिन तक चर्चा चली। और 100 दिन तक कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं है जिसमें 100 दिन तक चर्चा चली हो। केवल पहला ऐसा आर्टिकल है जिसमें 100 दिन तक चर्चा चली। और चर्चा चलने के बाद जो निर्णय निकल कर आया उसको भारत के संविधान के पहले पन्ने पर लिख दिया गया। लंबा है, अभी शुरू में वो पढ़ के आप लोगों को सुनाया गया कि इस देश में हम लोगों को समता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं न्याय पर आधारित समाज व राष्ट्र का निर्माण करना है। अब लेकिन सवाल ये है कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा होने नहीं देंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये संघ के मर्यादा के खिलाफ है। लेकिन साथियों, भले हम नाम न लें, भले हम नाम न लें, जब तक इसकी पहचान हम लोगों को नहीं होगी। अगर मान लीजिए मैं डॉक्टर के पास जाऊं और चुपचाप खड़ा हो जाऊं तो वो दवाई दे देगा क्या? उसको रोग बताना पड़ेगा ना कि क्या रोग है। तो इसलिए साथियों, इसकी भी पहचान हम लोगों को करना जरूरी है। चाहे हम नाम लें, कुछ लोग नाम भी लेते हैं, हम लोग नाम नहीं लेंगे, कोई बात नहीं है। तो संविधान का साथियों उद्देश्य है कि इस देश में समानता आनी चाहिए। अब ये संविधान का उद्देश्य है। तो जो लोग संविधान को मानते हैं, मैं राजनीतिक शास्त्र का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने राजनीतिक शास्त्र में एमए भी किया है। अगर आपको इस देश में रहना है तो भारत के संविधान को मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब संविधान में लिखा है कि समानता होनी चाहिए, तो ये तो मजबूरी है कि अगर हमें भारत में रहना है तो हम लोगों को साथियों जातिवाद नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। ये संवैधानिक दस्तावेज है, संवैधानिक सबूत है, जिसको केवल राष्ट्रीय मान्यता नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है। तो ये भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि इस देश में समानता कायम हो, बराबरी कायम हो, इसके लिए संघर्ष करें। साथियों, एक बात और कि अब ये काम हम क्यों करें? सवाल ये है साथियों, समस्याएं जिन लोगों की होती है, समाधान उन्हीं लोगों को करना पड़ेगा। और एक जो सबसे खास बात मैं आप लोगों को बता दूं एक मिनट में, कि अब ये काम हमें क्यों करना है। अब मैं उदाहरण बस शॉर्ट में रखता हूं। ये जो महापुरुषों का फोटो यहाँ पर लगाया गया है, बुद्ध से लेके सम्राट अशोक तक जितने भी हमारे महापुरुष हैं, तो ये जितने लोगों का यहाँ पर फोटो लगाया गया है, तो इन लोगों ने समानता के लिए संघर्ष किया, इसलिए ये फोटो यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे महापुरुषों के द्वारा संघर्ष किया गया, उससे बहुत बड़ा बदलाव कुछ न कुछ समाज में हुआ है। अब थोड़ा बहुत हमारा भी प्रयास रहना चाहिए
कि अपने महापुरुषों के अधूरे आंदोलन को हम लोग मिलजुल कर समझदारी के साथ आगे बढ़ाएं। अब एक कहानी सुनाकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। साथियों में अरे सर एक कहानी लंबी कैसे हो जाएगी, एक तो सुन लीजिए, फिर वही बात आई है। एक कहानी सुन लीजिए, 1 मिनट से ज़्यादा, आधा मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। साथियों देखिए, बोलना मकसद नहीं है, जो बातें बोली जा रही है वो समझना मकसद है। तो साथियों, मैं फरिश्ता वगैरह नहीं मानता है, कहानी सुना रहा हूँ कि लोगों को समझ में आ जाए। एक बार एक आदमी को एक फरिश्ता मिला, तो उस फरिश्ते ने उस आदमी से बोला कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उस आदमी ने बोला कि मुझे आप एक छेनी और हथौड़ी दे दीजिए। तो बोला छेनी हथौड़ी क्या करोगे यार, मैं तुमसे प्रसन्न, तुम सोना चांदी मांगो, जायदाद मांगो, जमीन जायदाद, ये छेनी हथौड़ी लेकर क्या करो। बोला मुझे छेनी हथौड़ी दे दीजिए, ये जो मेरा गांव है ना, ये पहाड़, मेरा रास्ता नहीं है, पहाड़ है, पहाड़ के बीच में रास्ता नहीं है, तो मैं इस पहाड़ को काटूंगा। तो वो छेनी और हथौड़ी लेकर उस पहाड़ को काटने लगा। 100 साल के बाद वो फरिश्ता आया और उसने पूछा कि यार तुम तो मरने वाले हो, तुम मर जाओगे तो कौन काटेगा इस पहाड़ को, अभी तो तुमने केवल 40% ही पहाड़ काटा है। तो साथियों, उसने जवाब दिया कि मेरे शरीर में जितना दम था, जितना जान था, जितनी क्षमता थी, मैंने अपने हिस्से का पहाड़ काट दिया है। अब वो आने वाली पीढ़ी जो है बाकी का पहाड़ काट के रास्ता बनाएगी। इसलिए यहाँ पर जितने लोग हैं, इन लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो बाकी का जो काम है वो हम लोग पूरा करेंगे महापुरुषों के बाद। इसी के साथ साथियों, आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप लोगों का आभार, धन्यवाद। इस संघ को काफ़ी देर से हम बात कर रहे थे, कई विद्वानों ने बहुत सारी बातें बताई और हमारी समझ में ये आया कि हम यदि इकट्ठा हो जाते हैं तो हम जीत जाते हैं, हमारी सुरक्षा, हमारा विकास और हमारी खुशियाँ सुनिश्चित हो जाती हैं। लेकिन अब हम इकट्ठा कैसे होंगे, किन नियमों के आधार पर इकट्ठा होंगे, उसके लिए समण संघ ने 10 नियम बनाए और इनको नाम दिया समण संघ के 10 गोल्डन रूल, अमत्त विनय, जो कि बुद्ध के भिक्षु संघ से ही लिए गए हैं। सारे पुरातन नियम हैं, जो पहले से चलते थे वही नियम है। अभी सभी साथी जो बाहर हैं सभी आकर बैठ जाएं और बस हम कार्यक्रम के समापन की ओर ही चल रहे हैं। बहुत संक्षिप्त में मैं अपनी बात करूंगा। आखिर इन जो 10 गोल्डन रूल हैं, अब पाली का ही शब्द है शनिपात बाहुल्य। शनि का मतलब होता है सन्निकट। सन्निकट जानते हैं ना, पास पास बैठना। तो सन्नी माने पास पास बैठते थे लोग, और पात माने होता है ज्यादा संख्या में। तो जब ज्यादा संख्या में लोग एक साथ बैठते थे शनिवार के दिन, तो उसी को बुद्ध शनिपात बाहुल्य बोलते थे। डॉक्टर साहब, और ये हमारी सबसे पुरानी परंपरा है। आप किसी भी धर्म को ले लीजिए, दुनिया का कोई भी धर्म हो, सभी समता स्वतंत्रता बंद, इनको याद कर लें और इनको आत्मसात कर लें अपने जीवन में, तो हमारे जितने भी जीवन में आने वाली कठिनाइयां हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी। मैं लगातार इस समण संघ से जुड़ा हुआ हूँ और जो मुझे इस समण संघ की संगति से लाभ हो रहा है मैं उसका बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ ये संगतियाँ हों, मेरा मन करता है कि मैं उनको जाकर अपने समणों के बीच में बैठूं, उनकी बातें सुनूं और जो अपना कुछ मैंने सीखा है वो उनको शेयर करूं। तो क्योंकि मैं भी अभी इस संघ को सीख रहा हूं लगातार, और जितना सीख पा रहा हूं उतना ही मैं
बताने का प्रयत्न करता हूँ। जो हमारे पुरखों ने संविधान में जो प्रस्तावना लिखी है, उन 8-10 लाइनों में जो है इस समण संघ का पूरा सार लिखा हुआ है, लेकिन हम अभी तक उन लाइनों का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा उन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये जो चंद लाइनें हैं, इनमें हमारे जीवन से सारी समस्याएं जो है जुड़ी हुई हैं। यदि हम इनको समझ लें, जान लें, यदि नहीं आता हमसे तो हम दूसरे से पूछ लें जो जानकार हो हमारे, और यदि हम इनको कंठस्थ कर लें तो मैं नहीं समझता हूँ कि जो हमारी समस्या है वो स्वतः दूर होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, हम ऑनलाइन के माध्यम से कोई बीमार व्यक्ति है उनको हम घर बैठे जो है सलाह दे देते हैं और जो है उनको दवाई बता देते हैं। तो कितना फ़ायदा है हमें जुड़ने से। यदि हमारे कोई शिक्षक गण है वो ऑनलाइन जो है शिक्षा देते हैं, उसमें जुड़ने से हमें लाभ ही लाभ है। और ये ज्ञान जो है लगातार ट्रांसफ़र होता रहता है। जैसे हमारे बाबा साहब ने हमारे माँ बाप को दिया, हमारे बाप ने हमको दिया, ऐसे ही हम अपने बच्चों को, तो ऐसे ही ट्रांसफ़र होता रहता है। ये निरंतर प्रक्रिया है। तो हमको संघ में बैठना पड़ेगा और जोड़ना होगा। हमें अपने घर, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार और अपने दोस्तों के ये जो बीच के संबंध हैं इनको मजबूत करना पड़ेगा। और जब ये मजबूत हो जाएंगे तो हम ऑटोमेटिक संघ में आ जाएंगे और जो हमारी समस्या है वो दूर होती चली जाएगी। मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मेरे इस कथन में कोई त्रुटि हो तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा पाता हूँ। संगम